सारे भाग आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक के आधार पर पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, आज की क्लास अगर इसके आगे भी आप सकेंगे ये टॉपिक खत्म करने के बाद, तो हम और भी टॉपिक्स उठा लेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से। ठीक, और वर्तमान में मैं जो आपको अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपका दो चीजों से, मतलब दो टॉपिक अभी हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। एक चुनाव, इलेक्शन और राजनीति, पॉलिटिक्स, ये टॉपिक का नाम हम रख रहे हैं, और एक मेजॉरिटी, बहुमत। ये दो प्रमुख टॉपिक अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं, और मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन इस सेक्शन से हो सकते हैं। और अगर आप हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम्स देख रहे होंगे तो सब में इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपका चुनाव और राजनीति, है ना। बेटा इसको हटा दो, अकेले बन जाएगा। देख, तो सबसे पहले चुनाव एवं राजनीति, पॉलिटिक्स, ये टॉपिक अपन पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे, इधर देखें। सबसे पहले चुनाव एवं राजनीति में चुनाव करवाने वाली संस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। ठीक है, चुनाव करवाने वाली संस्था। दूसरा, चुनाव करवाने वाली संस्था के बाद राजनीति, चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहां से हम फिर राजनैतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ठीक, और वर्तमान के बदलाव या वर्तमान घटनाक्रम जो है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और बहुत हेल्पफुल टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, जैसे चुनाव करवाने वाली संस्था। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम संस्था की बात करें तो याद रखें, देश में चुनाव करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है ना। भारत निर्वाचन आयोग जो है आपका, ये संविधान के अनुच्छेद 324 में इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया है। याद रखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अनुच्छेद 324 में बताया गया, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950, और चूंकि 25 जनवरी 1950 को की गई, इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है ना, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, इसी में निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में भी बताया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में भी बताया गया है। याद रखें कि जो मूल संविधान था हमारा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में निर्वाचन आयोग की संरचना एक सदस्यीय बताई गई थी। ठीक है, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर 1 मेंबर। ठीक है ना, इसमें केवल एक सदस्य हुआ करते थे, जिसे हम निर्वाचन आयुक्त कहा करते थे, मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक, जबकि 1989 में पहली बार निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय किया गया।
ठीक है ना। 3 सदस्यीय किया गया, जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। ठीक है। इसके बाद 1990 में इसे डिसबैंड कर दिया गया, मतलब भंग कर दिया गया, और वापस से एक सदस्यीय बना दिया गया। ठीक। लेकिन 1993 में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन के प्रयासों से इसे वापस से 3 सदस्यीय बना दिया गया और इसे स्थायी तौर पर 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है। परमानेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम्स द 3-member कमीशन इन 1993। ठीक है। विद द इंडीवर ऑफ दी देन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया टी.एन. शेषन, इनके प्रयासों से। और अब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इसमें। ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 आपका इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है। वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है आपका सुशील चंद्रा, ये 24वें हैं। ठीक है ना। 24th रैंकिंग पूछता है, ये 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है। जबकि एक सदस्य है आपका राजीव कुमार, मतलब इलेक्शन कमिश्नर है, और एक है आपका अनूप पांडे। ठीक है ना। तो वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है वो 30 सदस्यीय है स्थायी तौर पर। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो कि है सुशील चंद्रा, 24वें हैं। 13 अप्रैल 2021 को ये अपॉइंट हुए थे, 13 अप्रैल 2021 को। 2 सदस्य हैं, एक राजीव कुमार है और एक आपका अनूप पांडे है। समझ में आई मेरी बात। ये आपका निर्वाचन आयोग है। देखिए, जो निर्वाचन आयोग होती है ये एक अखिल भारतीय संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन। ये एक अखिल भारतीय संस्था है, और अखिल भारतीय संस्था है इसका मतलब ये है कि ये केंद्र के लिए भी चुनाव करवाएगी और राज्य के लिए भी चुनाव कराएगी। ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is an all India institution. It means it conducts the election for the center as well as states. केंद्र के लिए भी चुनाव कराएगी और राज्य के लिए भी चुनाव कराएगी। अगर कथन कारण में आपसे पूछ दे कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो अखिल भारतीय संस्था है। और अगर कारण दे दे कि केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव करवाती है, तो कथन और कारण दोनों सही होगा। अच्छा, केंद्र के लिए चुनाव करवाती है तो केंद्र के लिए कौन कौन से चुनाव करवाएगी? एक आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, दूसरे आपका वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा आपका लोकसभा और चौथा राज्यसभा। और राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव कंडक्ट करवाती है। ठीक है। विधान परिषद एवं विधानसभा के चुनाव कंडक्ट करवाएगी। तो ये बेसिकली ये 6 प्रकार के चुनाव करवाती है। केंद्र के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 2, लोकसभा राज्यसभा 4, और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के आम चुनाव कंडक्ट करवाती है। ठीक। अब अगर इसके कार्य देखें हम, जो निर्वाचन आयोग है, अगर इसके हम कार्य देखें तो देखें, सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह है, नंबर 1, चुनाव से संबंधित सारे कार्य करेगी। जैसे अगर कार्य देखें तो सबसे पहले आपका राजनैतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है ना। राजनैतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह प्रदान करना, वैलिडेटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड असाइनिंग द इलेक्शन सिंबल्स, ये पहला काम है। ठीक है। वैलिडेटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड असाइनिंग द इलेक्शन सिंबल्स, ये इसका पहला काम है।
राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह देना। बात समझिए, इसको थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं मैं, है ना, इस काम को। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी, राजनीतिक दल को दो आधारों पर आप विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बेसिकली अभी चुनाव हो रहे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी कैन क्लासिफाई द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन टू कैटेगरीज, ऑन टू बेसिस। द फर्स्ट बेसिस इज देयर आइडियोलॉजी। पहला विभाजन हम कर सकते हैं विचारधारा के आधार पर, ठीक है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन मेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा के आधार पर कर सकते हैं। जबकि दूसरा विभाजन जो है उनके मान्यता के आधार पर कर सकते हैं, उनको कौन सी मान्यता मिली हुई है, ठीक है ना। सेकेंड क्लासिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडेशन, मान्यता, क्या मान्यता उनको मिली हुई। विचारधारा के आधार पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चार प्रकार की हो सकती हैं। एक प्रतिक्रियावादी, इंग्लिश में कहेंगे रिएक्शनिस्ट, प्रतिक्रियावादी। दूसरे आपका रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, ठीक है। तीसरा उदारवादी, मॉडरेट। और चौथा सुधारवादी, रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। देखें, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी the political parties can be classified in 4 categories or divided in 4 types. First, reactionist. Reactionist comes from reaction, pratikriya. रूढ़िवादी, conservative, ठीक। उदारवादी, moderate. और सुधारवादी, reformist. Reform से बना reformist. These are the basic classifications of political parties on the basis of ideology, है ना। Every party has its own ideology. On such basis, we can classify the political parties either reactionist, conservative, moderates और reformist. प्रतिक्रियावादी किसको कहते हैं? तो याद रखें, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी ना किसी सामाजिक या आर्थिक संस्थाओं से चिपके रहते हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर अटैच्ड विथ एनी सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, किसी सामाजिक और आर्थिक संस्थान से जो दल जुड़े रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिक्रियावादी। वो किसी एक संस्था से जुड़े रहेंगे। जैसे जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो जहन में बिल्कुल आ जाता है आरएसएस, है ना। So basically RSS is a socio-political, it is not a political party, it is a social institution. सामाजिक संस्था है, सोशल सर्विस करने वाली संस्था है। And BJP is attached with this RSS. So BJP comes under the example of reactionist party. भारतीय जनता पार्टी जो है आपका, ये इसका एग्जाम्पल है। समझ में आई बात? उसके बाद रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन होते हैं? यथा स्थिति पर विश्वास करने वाले। यथा स्थिति पर विश्वास करने वाले मतलब जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है ना। वॉट एवर इज गोइंग ऑन इज गुड, डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग एल्स। समझ बात? वो सब क्या हो जाएंगे आपका? रूढ़िवादी में आ जाएंगे। ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। जैसे सपा, बसपा, ये जो आप सुनते हैं, ये जितनी भी आप सुनते हैं, ये सब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सब किस में आ जाएंगे आपका? इसी में आ जाएंगे। बसपा क्षेत्रीय पार्टी नहीं है हालांकि। अच्छा, उदारवादी क्या होते हैं? ऐसी पार्टियां जो सुधार की वकालत करें, ठीक है। द पार्टीज विच ब्रॉट टू रिफॉर्म्स, जो सुधार लाने की बात करते हैं, किसी न किसी प्रकार की सुधार लाने की बात करते हैं, वो उदारवादी कहलाते। सुधार की वकालत करने वाले सुधारवादी नहीं होते। जो सुधार करना चाहते हैं
वो उदारवादी होते हैं, लाइक कांग्रेस। नहीं, वो उधर आएगा, हाँ, रिफॉर्मिस्ट में आएगा। और सुधारवादी क्या होते हैं? द पॉलिटिकल पार्टीज विच बिलीव टू चेंज, जो परिवर्तन की वकालत करते हैं, तो परिवर्तन ही कर देना। जैसे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, समझ बात? ये इस तरीके की पार्टियां होती हैं। अच्छा, ऐसे देखो बेटा, ये ना संसद में बैठने का तरीका है, इसको हॉर्स शू थ्योरी या घोड़े के नाल का सिद्धांत बोलते हैं। देखो, घोड़े का नाल ऐसे ही रहता है, तो इसी को हॉर्स शू थ्योरी बोलते हैं। संसद में जो बैठक व्यवस्था होती है राजनीतिक दलों की, दैट बेस्ड ऑन हॉर्स शू थ्योरी, घोड़े के नाल के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये जो लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड, यहां पर सुधारवादी बैठते हैं, हमेशा परिवर्तन की बात करेंगे। ये बदल दो, संविधान बदल दो, फलाना बदल दो, ढिकाना बदल दो, ऐसा। ये लेफ्ट में बैठ रहे ना, इसलिए इनको लेफ्टिस्ट भी बोला जाता है, लेफ्टिस्ट। वही से लेफ्ट आता है, बैठक की व्यवस्था के दर पर। वामपंथी दल सुने हो ना ऐसे? तो लेफ्ट में बैठेंगे, ठीक है? ये लेफ्ट है ना, आपकी तरफ लेफ्ट पड़ रहा है ना, डायरेक्शन लेना जानते हो ना किसी भी चीज का? कैसे लिया जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे। अरे बीमारी, डायरेक्शन कैसे लिया जाता है? जो बायोटिक एलिमेंट है, मतलब जितनी भी जैविक चीजें हैं, उनका एग्जैक्ट पोजीशन, और जितनी एबायोटिक होंगी, फिजिकल चीजें होंगी, भौतिक वस्तुएं जिसमें जान नहीं है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन वो लिया जाता है जैसे आपको दिख रहा है। तो इसमें जान तो है नहीं, और ये कैसे दिख रहा है आपको? जान की सॉरी, मतलब कैसे दिख रहा है भाई? लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, इससे लेफ्टिस्ट है। जो प्रतिक्रियावादी होंगे वो कहां बैठते हैं? आपका राइट में। ये राइट में प्रतिक्रियावादी, आप हमेशा देखोगे इधर बैठे रहेंगे मोदी जी जो है। तो ये क्या है आपका? इधर जो बैठते हैं राइटिस्ट, और बाकी सब जो है ये सब कहां पर बैठेंगे? आपका बीच में। ये बैठक की व्यवस्था है, समझ पा रहे हैं? अच्छा देखें, हाँ वैसे ही बैठेंगे, विचारधारा के आधार पर बैठक व्यवस्था बनाएगी, सरकार में होने ना होने का। हॉर्स शू थ्योरी, अरे घोड़े का जूता है ना, घोड़े के नाल। अब देखो, मान्यता के आधार पर सबसे पहली बात तो याद रखें आप कि किसी भी दल को मान्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी दल को या तो राष्ट्रीय दल घोषित कर सकती है, तीन प्रकार की मान्यता देती है। एक राष्ट्रीय दल, दूसरा राज्य दल स्टेट पार्टी, और तीसरा गैर मान्यता प्राप्त दल अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, ठीक है? याद रखें, मान्यता के आधार पर हम देखें, बेसिकली द पॉलिटिकल पार्टीज आर validated by the Election Commission of India, and three types of validation can be provided. First is national party, second is state party, and third is unrecognized party, गैर मान्यता प्राप्त दल, ठीक है? ये आपका नेशनल पार्टी, ये आपका स्टेट पार्टी, और ये आपका अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, गैर मान्यता प्राप्त दल। देखिए, 2022 में चुनाव है, तो हर चुनाव के पहले तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, हटती हैं। मैं जो आपको ये आंकड़े बता रहा हूं एकदम लेटेस्ट हैं, सितंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार, जो कि लेटेस्ट हैं, वर्तमान में भारत में कुल राजनीतिक दलों की संख्या 2558 है, ठीक है? 2558, ठीक है? 2588, समझ आई बात? सॉरी, 2858 जी, ठीक है? 2858 है कुल राजनीतिक दलों की संख्या जो है वर्तमान में आपका
2858 है, ठीक है ना। अब देखें, इसमें से 8 राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी, ठीक है। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल है। 54 आपका स्टेट पार्टी है और 2796 ये आपका अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। आई मेरी बात समझ? राष्ट्रीय दल की संख्या 8, राज्य दल कितने हैं 54 और गैर मान्यता प्राप्त दल कितने हैं 2796। गैर मान्यता प्राप्त मतलब वो ना राष्ट्रीय दल है ना वो राज्य के दल है, ठीक है। वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, मतलब उनको राष्ट्रीय और राज्य के दल का दर्जा भी नहीं दिया गया है। ऑल्दो दे आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो चुनाव लड़ने के हकदार हैं, वो पंजीकृत है, ठीक है, लेकिन उनको राष्ट्रीय या राज्य के दल का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 8, 54, 2796 ये आपका राष्ट्रीय और राजनीतिक राज्य के दल जो है इनकी संख्या है, ठीक। देखें, 8 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक। 8 आपका राष्ट्रीय दल है, देखो। तो एक मतलब ऐसे देखो, ऐसे बीसी करते, सॉरी बीसी जी, बी के बाद सी आता है ना, समझ रहा हूं बेटा। 8 राजनीतिक दल है क्या? ठीक है। बीसी बच्चों, ठीक है, तो एंटी बन जाओगे, ठीक है, नायब तहसीलदार। इधर देखो, बीसी, बी से 2 नाम है, 2 पॉलिटिकल पार्टी। सी से 3 पॉलिटिकल पार्टी। एन से 2 पॉलिटिकल पार्टी है और टी से 1। 3 2 5 2 7 और 1 8। बीसी एनटी, बी से 2, सी से 3, एन से 2 और टी से 1। बी से 2 बीजेपी और बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। बीजेपी और बीएसपी ये 2 राष्ट्रीय दल है, ठीक। सी से 3 तो एक आपका कांग्रेस, एक सीपीआई और एक सीपीआईएम, ठीक है। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम, ठीक है। कांग्रेस, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक। एन से 2 एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और एक आपका एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जम्मू वाला नहीं, वो पीडीपी है। हाँ, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है ना, राष्ट्रीय आवाम दल। और एक है आपका तृणमूल कांग्रेस, है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। तो ये आपका 8 राष्ट्रीय दल है जो आपको पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, जिसमें प्रमुख पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा है, उसमें बीजेपी, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन सपा जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय दल, राज्य दल। अच्छा, राष्ट्रीय दल और राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक। किसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा, किसे राज्य दल का दर्जा दिया जाएगा, ठीक। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ठीक, राष्ट्रीय दल का दर्जा, ठीक, और एक आपका राज्य दल। तो राष्ट्रीय दल और राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने की क्राइटेरिया क्या है, इसको देखते हैं पहले। स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो 5 क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी बनने के लिए। ऐसा पकड़ो, विधानसभा, विधानसभा,
लोकसभा, लोकसभा और राज्य। ठीक है, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा और 1 राज्य से संबंधित क्राइटेरिया है। ठीक है, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, 1 राज्य से संबंधित क्राइटेरिया है। 5 क्राइटेरिया है। ठीक है, जिसमें से कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो उस पार्टी को उस राज्य के लिए राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे देखिए, विधानसभा, विधानसभा तो विधानसभा के चुनाव में उसको 6% वोट या 2 सीट मिल जाए। कोई दल है जो चुनाव लड़े और चुनाव में कुल पड़े मतों का उसको 6% वोट मिल जाए, मिनिमम 6%। ठीक, या 2 सीट मिल जाए। ठीक है, 6% वोट प्लस 2 सीट। समझ आ रहा है? 6% वोट मिल जाए या 2 सीट मिल जाए। ठीक, क्या दोनों जरूरी भाई? मैं या बोल दिया था। और जो जोड़ का निशान लगाया वो नहीं दिख रहा है ससुरे अंदरों? हाँ, कुछ चीजें देख करके लिखा करो। समझ में आया? हाँ, इतनी अच्छी राइटिंग है। नहीं है? हाँ हाँ, 6% वोट और निकल जाता है, या मालूम है 2 सीट। ठीक है अभी? ठीक, तो 6% वोट मिल जाए या 2 सीट मतलब 2 सीट मिल जाए। विधानसभा के चुनाव का विधानसभा की सीटों का 3% वोट या 3 सीट जो ज्यादा हो। जैसे 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, तो 90 का 3% कितना हो गया? 90 का 3% कितना हुआ? 2.7, मतलब 3 के आसपास जाएगा ना। ठीक है, तो या तो 3, अब जैसे यहां पर 3 ही हो रहा है तो 3 मिल जाए सीट, या 3 बराबरी हो गया यहां पर। हाँ नहीं, सीट का 3% या 3 सीट जो ज्यादा हो। भाई उत्तर प्रदेश में चलो, 403 है ना, तो 403 का 3% में 12 तो निकल गया ना। 12 हो गया कि नहीं? तो या तो 12 या 3 जो ज्यादा हो, तो 12 मिलना चाहिए उसको, तब वो राज्य दल पाएगा। नहीं समझे? अरे भाई, ये विधानसभा की सीटों का 3% वोट या 3 सीट जो ज्यादा हो। नहीं आया समझ में? हाँ, आज लोकसभा में देखो वही सेम चीज इधर। जैसे विधानसभा में 6% वोट और 2 सीट था, वैसे लोकसभा में 6% वोट और 1 सीट। ठीक है, लोकसभा में 6% वोट और 1 सीट मिल जाए तो वो राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों विधानसभा का भाई, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। क्या चबा रहे हो? हैं? क्या है? अरे पेन तो डाला था ससुरे। इधर देखो, नहीं आ रहा समझ में? ये क्राइटेरिया है, याद करना पड़ेगा दादा, याद करना पड़ेगा। और कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। बहुत सारी क्राइटेरिया बनाई गई है, जिसमें आ जाए उसको मिल जाए। तो लोकसभा में 6% वोट या मतलब और 1 सीट मिल जाए। क्लियर हुआ? और लोकसभा में अब इसको तो देखो, 1-25 मतलब लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट मिल जाए उसको। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? मैं बता रहा हूं, सुनो, मैं बता रहा हूं। आए? हाँ, यस, हाँ 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 हाँ। और किसको नहीं समझ में आया बताओ तो? ट्यूबलाइट कौन है इसमें? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? कसम से मैं बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा उसका। बताओ ना। हाँ, तो कोई है ऐसा? बहुत सारे तिवारी हैं, अपने ही को क्यों सोचती है हमेशा? है? देखो तो तिवारी बोले तो हूं अपने हूं, ऐसे कर। समझ में आ गया तिवारी जी? तो आप तो अंतिम व्यक्ति हैं, फिर आ गया समझ में सबको। ठीक है, देखो, तो हर 25 सीट पर 1 सीट,
मतलब जैसे लोकसभा में 100 सीट है तो 2 मिल जाना चाहिए उसको। 8%। राज्य में कुल पड़े मतों का 8% वोट मिले, या फिर राज्य में जो टोटल वोट पड़े उसका 8% अगर उसको वोट मिल जाए तो भी वो राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है, उसको स्टेट पार्टी घोषित किया सकता। आया कि नहीं आया समझ? ठीक, ये इस तरीके से। अच्छा देखो, लोकसभा में 3 क्राइटेरिया देखो। क्या हो गया? टोटल वोट का 8% पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। 100 वोट पड़े हैं, 8 मिल जाना चाहिए उसको, तो राज्य पार्टी टोटल का तो उसमें से कितने गलत हुए कितने सही हुए इससे कोई लेना देना नहीं। आगे समझ में? देखो, राष्ट्रीय दल का दर्जा पहला, 4 स्टेट्स चार राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये लगना है, 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई दल जो है वो 4 राज्यों में राज्य दल है तो वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है। हाँ, सरकार नहीं है, राज्य दल होना चाहिए, वो स्टेट पार्टी। 4 राज्यों में कम से कम स्टेट पार्टी का दर्जा, स्टेट पार्टी उस राज्य की होगी ना। उत्तर प्रदेश राज्य का दल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यहां पर भी अगर उसको राज्य दल मिल गया तो क्या हो जाएगा आपका? सीधा राष्ट्रीय दल हो जाएगा। हाँ, ये 4, या तो ये हो जाए, ठीक है, या फिर लोकसभा के 2% सीट 3 राज्यों में, मतलब 3 राज्यों में 2% सीट मिले उसको लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव में। नहीं समझे? लोकसभा के चुनाव में 3 राज्यों में उसको 2% सीट मिले। ठीक, आया समझ में ना? और तीसरा, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 6% वोट, हाँ 2% सीट है, ये 2% सीट है। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 6% वोट 4 राज्यों में, ठीक है, और प्लस 4 लोकसभा सीट। समझ रहे हैं? लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट 4 राज्यों में, मतलब 4 राज्यों को मिला करके टोटल 6% वोट मिल जाना चाहिए लोकसभा में उसको। और साथ में क्या चाहिए? 4 लोकसभा सीट भी चाहिए। 6% वोट और 4 लोकसभा सीट, ये राष्ट्रीय दल का दर्जा। बताओ आया कि नहीं आया? हाँ, लोकसभा या विधानसभा कहीं पर भी उसको मिले। समझ में आया? अरे याद हुआ? देखो बेटा, ये पूछता है सीधा, राष्ट्रीय दल और राजनीतिक दल के लिए सीधा पूछता है। तो राष्ट्रीय दल और आपका राज्य दल के लिए 5 क्राइटेरिया और राष्ट्रीय दल के लिए 3 क्राइटेरिया। राज्य दल के लिए जो 5 क्राइटेरिया है, 2 विधानसभा के लिए से संबंधित, 2 लोकसभा से संबंधित और 1 आपका राज्य से संबंधित। विधानसभा में 6% वोट और 1 सीट, 2 सीट, ठीक। दूसरा 3% सीट या 3 सीट, जो ज्यादा हो। फिर लोकसभा में 6% वोट और 1 सीट, ठीक है। उसके बाद से आपका लोकसभा में हर 25 सीट पर 1 लोकसभा का सीट उस दल को मिलना चाहिए। अगर ये चारों नहीं तो राज्य में जो चुनाव हुए उसमें जो टोटल वोट पड़े उसमें 8% उस राजनीतिक दल को मिल जाना चाहिए, तो उसको
स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और राष्ट्रीय दल में जाएंगे तो कोई राष्ट्रीय दल तब बनेगा, उसके पहले उसको राज्य दल होना चाहिए। और कितने राज्यों में होना चाहिए? कम से कम चार राज्यों में होना चाहिए। दूसरा, उसको लोकसभा के 2% सीट, है ना, 2% सीट 3 राज्यों से मिले। और तीसरा, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिलना चाहिए और लोकसभा की 4 सीटें मिल जानी चाहिए। याद रहेगा? याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उस राज्य में जो सीटें हैं लोकसभा की उसका। नहीं, बैठा दिमाग में कि नहीं बैठा जी? नहीं बैठा? राज्य वाला याद हुआ? राज्य वाला 2 विधानसभा, 2 लोकसभा और 1 राज्य। 6% वोट 1 सीट, 2 सीट, 3% या 3 जो ज्यादा हो। लोकसभा में 6% और 1 सीट, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका हर 25 पर 1 सीट मिलना चाहिए। और ये सब भी नहीं है तो हर आपका राज्य के चुनाव में कम से कम 8% उसको टोटल वोट का मिल जाना चाहिए, तो बन गया। अब राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में कम से कम राज्य दल होना चाहिए। 2% लोकसभा सीटें 3 राज्यों से मिल जानी चाहिए उसको, ठीक है। या अगर ये सब नहीं है तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट और लोकसभा की 4 सीटें, ठीक है। इसी आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या राज्य दल का दर्जा जो है वो दिया जाता है। आया समझ में? तो राष्ट्रीय दल क्या होता है, राज्य दल क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी क्या होती है, समझ में आया? कितने राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में? 8। राज्य दल की संख्या कितनी है? 54। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कितनी है? 2796। ठीक। राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितनी क्राइटेरिया है? 5। और राष्ट्रीय दल के लिए 3। ठीक, चले। तो हम कार्य देख रहे थे, दूसरा कार्य समझे। पहला राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और दूसरा चुनावी खर्च की सीमा तय करना, ठीक है। डिसाइडिंग द एक्सपेंडिचर लिमिट इन इलेक्शंस, चुनावी खर्च की सीमा तय करना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय पर चुनाव में एक राजनीतिक दल कितना खर्च कर सकती है, यह सीमा जो है वो पूछी जाती है, ठीक है ना। तो चुनावी खर्च की सीमा जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगी, ठीक। याद रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में 6 जनवरी 2022 को चुनावी खर्च की नई सीमाएं जारी की, ठीक है। द न्यू लिमिट्स फॉर द इलेक्शन एक्सपेंडिचर हैज बीन रिलीज्ड, यस, ऑन 6 जनवरी 2022। 6 जनवरी 2022 को चुनावी खर्च की नई सीमा जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी की है। ध्यान देंगे, चुनावी खर्च की सीमा एक आपका लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए तय की जाती है। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए राज्यों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, बड़े राज्य और छोटे राज्य, ठीक है। समझ रहे हैं? लार्ज स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स। तो लोकसभा में बड़े राज्य और लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए बड़े राज्य और छोटे राज्य में बांटा जाता है। नई जो सीमाएं तय की गई हैं वो है आपका 95 लाख और 75 लाख लोकसभा के चुनाव में। जबकि विधानसभा के चुनाव के लिए नई सीमाएं जो है छोटे राज्यों के लिए 40 लाख और आपका बड़े राज्यों के लिए 40 लाख और छोटे राज्यों के लिए 28 लाख जो है ये सीमा तय कर दी गई। 40 लाख और 28 लाख, समझ में आया? बड़े राज्यों के लिए लोकसभा में 95-75 और विधानसभा में 40-28। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बढ़ा कहां से है। याद रखें, लोकसभा के चुनाव में पहले मतलब 6 जनवरी 2022 के पहले जो एक्सपेंडिचर लिमिट थी वो थी आपका 70 और 54, ठीक है ना। 70 लाख और 54 लाख थी। 70 लाख से बढ़ा करके आपका 95 लाख और 54 लाख से बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया। और ये जो लिमिट है विधानसभा के चुनाव की
ये 28 लाख और 20 लाख था। 28 लाख से बढ़ा करके 40 लाख और 20 लाख से बढ़ा करके 28 लाख कर दिया गया है। याद रखेंगे कि हाल ही में वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव किए जाने हैं यानी होने हैं। इन 5 राज्य हैं आपका यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, है ना, मणिपुर और गोवा। ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। इसमें याद रखें कि उत्तर प्रदेश बड़े राज्य में आएगा, ठीक है, और पंजाब जो है ये बड़े राज्य में आएगा। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा ये सब छोटे राज्य में आएंगे। छत्तीसगढ़ भी छोटे राज्य में आता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें यूपी और पंजाब बड़े राज्यों में है, ठीक। छोटे राज्यों में उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा है। तो अगर आपसे पूछ दे कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा क्या है, तो क्या होगी? 28 लाख होगी, क्योंकि छोटा राज्य है। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछ दे तो 40 लाख है विधानसभा चुनाव में। आया समझ में? ये अभी रिवाइज किया गया है। याद रखें कि चुनावी खर्च की सीमा में बढ़ोतरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, लेकिन किसी न किसी समिति की सिफारिश के आधार पर। चुनावी खर्च की सीमा पर विचार करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरीश कुमार समिति की स्थापना की थी। हरीश कुमार समिति, ठीक है, हरीश कुमार कमेटी की स्थापना की गई थी और हरीश कुमार समिति की सिफारिश के आधार पर ही चुनावी खर्चों को बढ़ाया गया। और याद रखें, हरीश कुमार समिति ने बताया कि जब लास्ट चुनाव हुए थे, मतलब 2014 में, तब भारत में जो टोटल इलेक्टर्स थे, मतदाता, वो 834 मिलियन थे। ठीक है, 834 मिलियन। जबकि 2021 में जो मतदाता है वो 956 मिलियन हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से मतदाताओं में 12.02% की वृद्धि हो गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? 834 मिलियन, ठीक, इलेक्टर्स थे। और 2021 में जो इलेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्टर्स यानी मतदाता जो हैं, उनकी संख्या 956 मिलियन हो गई है। ठीक, इसका मतलब 2014 के मुकाबले 2021 में मतदाताओं में की संख्या में 12.02% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, और चूंकि मतदाता बढ़े इसलिए खर्च भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इसीलिए चुनावी खर्च की सीमा को ऐसा बढ़ा दिया गया। समझ में आया? ये आपका चुनावी खर्च की सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चेंज हुआ है, हो सकता है पूछ दे आपसे। ठीक, तो दूसरा काम है आपका चुनावी खर्च की सीमा को तय करना। ठीक, तीसरा काम दे, तीसरा, चुनाव की समय सारणी तैयार करना। प्रिपेयरिंग द इलेक्शन टाइम टेबल, चुनाव की समय सारणी तैयार करना। ठीक, जो चुनाव होता है, चुनाव की समय सारणी जो है, टाइम टेबल मतलब कब कब वोटिंग होगी, कब मतदान होगा, टाइम टेबल जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करती है। ठीक, समय सारणी। लेकिन चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है, इसको याद रखेंगे। समय सारणी जो है आपका, ये जारी करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन चुनाव की जो अधिसूचना होगी, नोटिफिकेशन, अधिसूचना हमेशा राष्ट्रपति जारी करते हैं। ठीक है ना? राष्ट्रपति तो रहेगा ही न रे, एक आध दिन भी तो वैकेंसी नहीं हो सकता राष्ट्रपति के पद का। तो वो चुनाव में रहेगा तो क्या वो राष्ट्रपति नहीं रहेगा? मारो धस जाइए है? इस समय लास्ट में तो ऐसा प्रश्न न पूछो है। मतलब बता रहा हूं, राष्ट्रपति का पद एक। अच्छा एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन?
तो भैया जब तक चुनाव हो रहा है तो क्या आप मुख्यमंत्री मानना छोड़ दोगे उनको? कौन है भाई तू, ऐसे बोलोगे? हैं? अभी चुनाव चल रहा है, मारा धस जाएगी वहीं पर। देखो, मारने का भी जरूरत नहीं, जोर से पंखा ही चला दूंगा, धस जाएगी वहां पर। हाँ, डाउट था, क्लियर हो गया। हाँ, इधर देखो, तो चुनाव की समय सारणी तैयार करना, ठीक है ना? अच्छा देखो, आचार संहिता लागू करना, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना? इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। याद रखें बेटा, जिस तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी समय से लागू हो जाता है, ठीक है? आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श चुनाव आचार संहिता निर्वाचन आयोग तैयार करती है, निर्वाचन आयोग उसको लागू करती है। कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछ दे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता कब लागू किया जाता है, तो जिस तारीख को, जिस दिन अधिसूचना घोषित हुई उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है? आचार संहिता लागू हो जाती है और मतगणना के परिणाम आने तक लागू रहती है। जिस दिन परिणाम की घोषणा हो गई, अगले दिन से आचार संहिता अपने आप समाप्त हो जाती है। खास बात यह है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता, इसमें नाम में ही आगे आदर्श लगा है, मतलब ये एक आदर्श यूटोपियन बिहेवियर है, आदर्शात्मक व्यवहार है, ऐसा आपको करना चाहिए, इसका कोई कानूनी आधार नहीं, ठीक है? इसका कोई कानूनी आधार नहीं है आदर्श चुनाव आचार संहिता का, ठीक है? जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान बहुत सारे आदर्श आचार संहिता, मतलब नई वैकेंसी नहीं निकाल जा सकती, कोई भी लोक लुभावन वादे नहीं किया सकते, सरकारी तंत्र का प्रयोग नहीं किया सकता, ये तमाम चीजें होती हैं। अभी आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा कि एक जगह पर जो समाजवादी पार्टी है उसने अपने सम्मेलन किया, उसमें बहुत सारे लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके आ गए थे, तो उस एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था, एक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन था, इसलिए अपराध दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज हुआ। समझ में आई मेरी बात? तो आदर्श चुनाव आचार संहिता का कोई लीगल बेस नहीं है, कोई किसी प्रकार का ये वैधानिक दबाव नहीं है, ये एक आदर्श है जिसका पालन करना चाहिए, और राजनीतिक दल जो है इसका पालन करती हैं, क्योंकि उनको चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को जवाब भी देना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये आदर्श चुनाव आचार संहिता। इसके बाद देखें, मतदाता सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है ना? ठीक, मतदाता सूची तैयार करना इत्यादि। बस ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्फत आपको जानने चाहिए थे। ठीक है, अब देखो, समझ में आया? राष्ट्रीय दल, राज्य दल, जो चुनावी खर्च की सीमा में जो परिवर्तन हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में सारी चीज समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखें, अब इसमें अगर हम वर्तमान परिदृश्य देखें या वर्तमान परिदृश्य ऐसा, या कुछ राजनीतिक दल के बारे में अगर देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, है ना? वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव होंगे, और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आपका? उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, ठीक, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। तो जब यहां चुनाव हो रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इन सभी राज्यों में अगर विधानसभा सीटें देखें अपन, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट है आपका 403। याद रखें, विधानसभा सीटों की संख्या जो है
न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, डिपेंड करता है जनसंख्या के ऊपर में। तो यूपी में 403 सीटें, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। पंजाब 117, ठीक। उत्तराखंड 70, मणिपुर 60 और गोवा 40। गोवा अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। उत्तर प्रदेश में आपका 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड 70, मणिपुर 60 और गोवा 40। इन सभी राज्यों में केवल एक राज्य है जहां पर विधान परिषद भी है। जो 5 राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, उसमें केवल एक ही राज्य है जहां पर विधान परिषद है, और विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है, ठीक है। बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है, अभी जो चुनाव हो रहे हैं उन 5 राज्यों में से, ठीक है। अभी किसी भी राज्य में नहीं है। इसके बाद अगर इनका लोकसभा और राज्यसभा सीट भी देख लें, तो उत्तर प्रदेश में आपका लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट जो है आपका 31 है, ठीक। पंजाब में लोकसभा सीट 13 और राज्यसभा सीट 7 है, ठीक। उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 3 है, जबकि मणिपुर और गोवा में लोकसभा सीट 2-2 और राज्यसभा सीट 1-1 है, ठीक। आया समझ में? पहले विधानसभा ध्यान दो। तो उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40। अब एक बात और ध्यान सुने बेटा, आपका परीक्षा हो जाना है 13 फरवरी को, परिणाम आएंगे 10 मार्च तक, ठीक है। सारे चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आएंगे। तो जो 10 मार्च तक चुनाव के परिणाम आएंगे, तब तक तो वर्तमान स्थिति ही आपको काम आनी है, तो उसको भी देख लें। अगर इसमें राजनीतिक दल यानी सरकार किसकी अगर हम देखें, ठीक है ना, सरकार, या इस तरीके से देख लें, आपका मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक। समझ रहे हो? सीएम कौन है और राजनीतिक दल कौन है? तो जैसे यूपी कौन है? योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ। राजनीतिक दल कौन सा है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस चरण सिंह चन्नी, हाँ वही चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, पार्टी कांग्रेस, ठीक है। उत्तराखंड पुष्कर धामी, कौन सी पार्टी? बीजेपी। मणिपुर बीरेन सिंह, हाँ? पगला किस जमाने में है? हैं? बीजेपी। कुछ मत सुनो ही मत, इग्नोर। लास्ट टाइम पर ऐसे लोगों को ही नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। गोवा प्रमोद सावंत, बीजेपी। इनको तीरथ सिंह याद आ रहा है आज भी, समझ में आया? ये पता होना चाहिए आपको। चुनाव है? हाँ, मनोहर पर्रिकर गए, उसके बाद से बने। हाँ। ध्यान नहीं हो रहा। याद हुआ ये? अरे याद हुआ? ये आपको इतना इस सेक्शन से पता होना चाहिए। याद हुआ? अच्छा, तुम लोग बात क्यों करते हो? बता। शांति से पढ़ो, सबसे लास्ट मोमेंट पर तो कम से कम सिंसियर रहो। किसको मैसेज भेज रहा है?
भेज रहा होगा। अरे यार अभी तक तो छूट जाना चाहिए था, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे रहे होंगे। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, बस फिर चलेंगे ऐसा। हाँ? संडे है ना। तुमको तो पता नहीं रहता बाबू, हमको तो पता रहे कि नहीं मना सकते है। तुम ही लोग पढ़ाते बीत जाएगा जीवन। चलो देखो, यहां तक आया समझ में। चलो अब अगला चीज देखते हैं। देखें देखें बहुमत, मेजॉरिटी। ठीक, बहुमत के बारे में देखते हैं। बहुमत या मेजॉरिटी। अच्छा देखें, बहुत कंफ्यूज रहते हैं सब। ठीक, कि किस में कौन सा बहुमत लिया जाएगा, कौन सा बहुमत नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को अपन थोड़ा सा आज सरल करते हैं। देख, एक्चुअली बहुमत जो होता है बेसिकली चार प्रकार का होगा। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दूसरे को कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। तीसरे को कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, और चौथे को कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। चार प्रकार का बहुमत होगा। एक है आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसमें कहीं पर भी आप अगर पढ़ेंगे किसी भी किताब में, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए लिखा हुआ शब्द आपको मिलेगा निरपेक्ष बहुमत। ठीक है, निरपेक्ष बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी को हिंदी में प्रभावी बहुमत, प्रभावशील बहुमत कहते हैं। लेकिन एग्जाम में या किसी बुक को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑल दी देन मेजॉरिटी। ठीक है, ऑल दी देन मेजॉरिटी, उस समय का बहुमत। ठीक है ना, उस समय का तात्कालिक बहुमत लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऑल दी देन मेजॉरिटी। ठीक है ना, उस समय की तात्कालिक बहुमत, ये आपको किताब में ऐसा शब्द लिखा हुआ मिलेगा। सिंपल मेजॉरिटी के लिए कहीं पर भी आपको अगर बहुमत लिखा हुआ मिलता है कि फलाना चीज लोकसभा के बहुमत से पास होगी, बहुमत से पास होगी मतलब साधारण बहुमत। एब्सोल्यूट होगा मतलब निरपेक्ष बहुमत से पास होगी, और ऑल दी देन मेजॉरिटी लिखा है या उस समय की तात्कालिक बहुमत लिखा हुआ है, इसका मतलब इफेक्टिव है। सिंपल मेजॉरिटी के लिए बहुमत शब्द लिखा हुआ मिलेगा, और स्पेशल मेजॉरिटी आपका ये विशेष बहुमत होता है। ठीक, विशेष बहुमत। ठीक है, पहले समझते हैं चारों होते क्या है। तो याद रखें, निरपेक्ष बहुमत होता है टोटल मेंबर्स 50% प्लस 1, कुल सदस्यों की संख्या का 50 प्लस 1। ठीक है ना, निरपेक्ष बहुमत किसको बोलते हैं? कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाता है कि लोकसभा के निरपेक्ष बहुमत से फलाना चीज होगी, ठीक है ना, दैट विल बी हैपन आफ्टर गेटिंग द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 545,
दैट 50% 272.5 प्लस 1 यानी 273. 0.5 या उसके पीछे का अंक होता है तो पिछला अंक लेते हैं फिर. तो 272.5 इसलिए 272 डिजिट होगा, प्लस 1 यानी 273 ले लेंगे. आई मेरी बात समझ में? ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है. और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहां लगती है? तो याद रखें, केवल सामान्य चुनावों में सरकार बनाने के लिए. समझ रहे हैं? केवल सामान्य चुनावों में सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज ओनली यूज्ड इन द जनरल इलेक्शंस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. मेरी बात समझ रहे हैं? सामान्य चुनावों में सरकार बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है. तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है कि सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है. यानी 50% प्लस 1 ऑफ व्हाट? टोटल मेंबर्स. जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है. उत्तराखंड में टोटल सीट्स कितनी है? 70. अभी बताया जी, उत्तराखंड में 70 है. उत्तराखंड में 70 बनाने के लिए कितना चाहिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए. पहली बात, एब्सोल्यूट क्या होती है? टोटल, यानी 70 का 50% प्लस 1. 70 का 50% 35 प्लस 1 यानी 36. 36 विधायक जिस दल के हो जाएंगे वो दल अपना सरकार बना लेंगे. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया लोकसभा का, तो लोकसभा का 50% प्लस 1, टोटल मेंबर का 50% प्लस 1. लोकसभा में यानी केंद्र में सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 545 का 50% 272.5. 0.5 है, उससे पीछे का अंक होने के लिए पिछला अंक लेते हैं, इसलिए 272 हो गया 50% प्लस 1 273. जिसके भी सांसद होंगे उस राजनीतिक दल की सरकार बनाई जाएगी. याद रखें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज केवल यहीं पर होता है. ठीक है ना? टू फॉर्म अ गवर्नमेंट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नीडेड. ठीक है ना? दिस काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट जनरली एक्सरसाइज्ड. सामान्य तौर पर इसका प्रयोग नहीं किया था, केवल सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाएगा. अच्छा देखिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? प्रभावी बहुमत. प्रभावी बहुमत कैसे निकालेंगे? इधर ध्यान सुनो पहले बेटा, लिखना बाद में. इफेक्टिव मेजॉरिटी को मैं शॉर्ट में ईएम लिख रहा हूं. प्रभावी बहुमत. इफेक्टिव मेजॉरिटी निकालने के लिए देखें क्या करना पड़ता है. पहले टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसी, और इसका निकालेंगे का 50% प्लस 1. टोटल का 50% एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लेकिन टोटल में वैकेंसी को माइनस कर दो, और वैकेंसी को माइनस करने के बाद जो आता है उसका 50% प्लस 1 जो होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी. मतलब जो वर्तमान में है, नहीं उपस्थित नहीं, जो एग्जैक्टली अभी नंबर है. जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कल मुझसे किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था. आप एक चीज ध्यान रखें पहले कि ये यूज कहां होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी. तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो कहां यूज हो रहा है उसको ध्यान से एकदम बेटा ये याद हो जाना चाहिए. पहला इसका यूज होता है रिमूवल में. रिमूवल, पद से हटाने में. किसको पद से हटाने में यह बहुमत चाहिए? नंबर 1, उपराष्ट्रपति. अब ध्यान से सुनना बेटा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया था. उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो संकल्प है, वो राज्यसभा में लाया जाता है. वो राज्यसभा से पास होता है और लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो जाता है, साउंड वोट से, तो उसको पद से हटा दिया जाता है. इसका मतलब उपराष्ट्रपति का मतलब उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसको पद से हटाने का जो रेजोल्यूशन है वो पहले राज्यसभा से पास होगा और फिर लोकसभा से पास होगा. और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है उसको राज्यसभा से पास होना है और लोकसभा से पास होना है. याद रखें, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है संविधान के अनुच्छेद 67 में बताई गई, 67 में. 67 के अंतर्गत जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो उसका संकल्प राज्यसभा से भी पास होगा और लोकसभा से भी पास होगा, लेकिन दोनों में उसको अलग अलग मेजॉरिटी चाहिए.
याद रखिए, राज्यसभा में वो इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है। राज्यसभा में उसका संकल्प प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए, जबकि लोकसभा में उसका संकल्प सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। समझ में आया? सिंपल मेजोरिटी क्या होती है उसको हम देखेंगे, याद रखेंगे इसको। जो ध्वनि मत हम बोलते हैं वो अक्सर साधारण वोट होता है, हाथ उठा करके वोटिंग किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से होती है। राज्यसभा से उसको पास होने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए और लोकसभा से पास होने के लिए उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखो, रिमूवल के बाद, रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पीकर जो होगा और जो डेप्यूटी स्पीकर होगा, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष सेम वही विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष। समझ रहे हो बात को? लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। नहीं समझे? लोकसभा में अध्यक्ष होता है, लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है, विधानसभा में अध्यक्ष होता है, विधानसभा में उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो आप एक बात समझें, लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, संकल्प उसको हटाने के लिए, और लोकसभा में उस पर वोटिंग होती है। और अगर वो वोटिंग होने के बाद लोकसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया तो पद से हट जाएगा। समझिए बात? लोकसभा या विधानसभा का डिप्टी स्पीकर भी उसको हटाना है तो लोकसभा या विधानसभा में ही वोटिंग होगी। अगर वहां की इफेक्टिव मेजोरिटी से वो पास हो गया तो पद से हट जाएगा। बताओ समझ में आएगी नहीं? इफेक्टिव मेजोरिटी कहां यूज होगी? एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो क्वेश्चन आया हुआ है, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, और आप इसका आंसर अब बताएं। हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं ना बोल पाऊं, लेकिन जो जहां से उसका आंसर निकलेगा वो डाटा मैं आपको एग्जैक्टली बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। होगा भी मेरे पास क्वेश्चन है, देख के बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं आएगा? देखो क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। मान लीजिए राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है, 4 स्थान रिक्त है, वैकेंसी है। सदन स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, मतलब उसको हटाना है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब यहां पर हटाने के लिए। मतदान में 4 सदस्यों ने वोट नहीं दिया, ठीक? इस पद से हटाने के लिए संकल्प को पारित होने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन बोल रहा है 46, 41, 39, 44। बताओ है कैसे? पहली बात इधर सुनो, पहली बात, लोकसभा या विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए कैसे बहुमत की आवश्यकता होती है? प्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसी। तो यहां बोलता है कि 90 है, 4 वैकेंसी है, इतने से ही मतलब है अपने। 90 है, 4 वैकेंसी है, 86। 86 का 50% 43 प्लस 1 44, 44 से पास हो जाएगा। समझे? ये इस तरीके से निकलता है। अब देखो बेटा, इधर ध्यान सुनो तो, लोकसभा में स्पीकर होगा, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर होगा, लोकसभा या विधानसभा में, है ना? उसी प्रकार से राज्यसभा और विधान परिषद में कौन होता है आपका? चेयरपर्सन और आपका वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन तो उपराष्ट्रपति होता है, वो कैसे हटेगा ये हमने देख लिया, ठीक?
स्पीकर डिप्टी स्पीकर कैसे हटेंगे ये हमने देख लिया, लेकिन बच क्या गया है? राज्यसभा का उपसभापति, वो किस बहुमत से हटता है? तो याद रखेंगे राज्यसभा का उपसभापति जो होगा वो साधारण बहुमत से हटेगा, आगे आएगा वो, लेकिन आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए। स्पीकर डिप्टी स्पीकर हटेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी से। अब राज्यसभा में जाएंगे तो चेयरमैन हटेगा, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, लेकिन जो राज्यसभा का उपसभापति होगा वो सिंपल मेजोरिटी से हटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सिंपल मेजोरिटी, अब देखो सिंपल मेजोरिटी, देखो बीमारी सिंपल, देखो मैं बस बीमारी बोला, मैं तिवारी बोला क्या? खुद बोल रही है यस सर। बेचारी रे, नींद नहीं आ रही ऐसा लग रहा है मेरे को, है? नींद आ रहा है उसको? हाँ, देखो सामने चश्मा बोली यार, नींद उसको आ रहा है, पता इसको है। वाह क्या कनेक्शन है। इधर देखो, सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत क्या होता है? अच्छा, साधारण बहुमत क्या होगा? ये होता है आपका 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मत देने वालों का 50% प्लस 1। समझ में आया क्या? उपस्थित और मत देने वालों का 50% प्लस 1, जितने लोग उपस्थित हुए और उसमें से जितने लोग वोट दे रहे हैं वो सिंपल मेजोरिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे 545 लोकसभा में सीटें हैं, इसमें से 400 उपस्थित हुए तो उपस्थित हो गए, और अगर 400 पूरे वोट डाल रहे हैं तो उपस्थित और मतदान देने वाले कौन हो गए? 400 का 50% 200 प्लस 1, 201 से पास हो जाएगा तो सिंपल मेजोरिटी कहलाएगा। या ऐसा हो सकता है कि 500 है बेटा भेजवाना थोड़ा सा, ठीक, गरम वाला। वो नहीं रहे, मैं कसम से मैं बहुत सीधा आदमी है, मैं समझ रहा हूं तुम कहां पहुंचे बेटा, है गरम ठंडा। हाँ, अविनाश है गरम पानी क्या होता है? गरम पानी वही तो, क्यों हंसे इन लोग? सोच कुंठित है ना, सही सोचते खैर सही है उन लोग समय गलत होता है। हाँ गलत ही होता है। आओ इधर देखो, अरे इधर देखो, तो सिंपल मेजोरिटी होगा। अच्छा देखो ये कहां पर यूज होगा, अब ये समझ में आया ना सिंपल मेजोरिटी क्या होता? ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे क्या हो गया है, तुम लोग ठीक ठाक से रखो भाई, क्या क्या बोलते रहते, अपने आप बोलते रहते। किसी को रखे तो नहीं हो रहे मतलब चालू करके फोन में, भाई कोई प्रूफ मांग रहा होगा, आज कहां है, संडे कौन सा, तो रखे होंगे चालू करके, है? किसका ये? तो उसमें किसको छुपाया हो? इधर देखो, लो नहीं, अब अगर जैसे मान लो कि 500 है, 400 आए, 100 ने बाइकआउट कर दिया, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, छोड़ दिए, वोटिंग नहीं करेंगे, 300 ने वोट किया, तो उपस्थित या मतदान, लास्ट में मतदान करने वालों को ही लेते हैं, तो 300 का 50% प्लस 1 हो जाएगा, 151 से पास होगा, ऐसा होता है। अब एक बात समझे,
जो सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी अगर उसको हम देख लें, नंबर 1, पहली बात तो याद रखना, सिंपल मेजॉरिटी के लिए साधारण शब्द लिखा हुआ होगा, मिलेगा आपको बहुमत। ठीक, पहली बात, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के उपसभापति का रिमूवल, ठीक है ना, राज्यसभा के उपसभापति का जो रिमूवल होगा, मतलब उसको जो पद से हटाया जाएगा, वो किससे हटेगा? आपका सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है ना, ठीक, वो सिंपल मेजॉरिटी से हटेगा। और आपका ये जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लोकसभा से, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से आएगा। उपसभापति तो सिंपल मेजॉरिटी से जाएगा, उपराष्ट्रपति का लोकसभा से, देखो ना, लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा ना, राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी से। क्लियर हुआ? ये आपका सिंपल मेजॉरिटी से हटेगा। इसके बाद में यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं नीचे, तो यहां लिख रहा हूं बेटा, सिंपल मेजॉरिटी, ध्यान देना। अगर विधेयक देखें हम, विधेयक, विधेयक तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं ना, धन, वित्त, साधारण। 4 में से ये 3 विधेयक साधारण बहुमत से पास होंगे, सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है ना, ये 3। संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पास होता है ना। धन, वित्त और साधारण विधेयक, ये तीनों किससे पास होंगे? आपका साधारण से। इसके बाद चौथा, प्रस्ताव। जो आपको प्रस्ताव पढ़ाया था मैंने, याद कीजिए, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, जितने भी प्रस्ताव होते हैं ऑल, सब आपका साधारण बहुमत से। जितने भी प्रस्ताव होंगे वो सब साधारण बहुमत से ही पास होंगे। ठीक है ना, तो जितने विधेयक होंगे साधारण बहुमत से, एक को छोड़ करके संविधान संशोधन को विशेष बहुमत से पास हो। जितने भी प्रस्ताव आप सुन रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अटेंशन मोशन, अविश्वास, विश्वास, निंदा, जो भी प्रस्ताव आप देखते हैं वो सब किससे पास होगा? आपका साधारण प्रस्ताव से। उसके बाद आपातकाल, इमरजेंसी। तो आपको पता है आपातकाल 3 प्रकार का होता है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। तीसरा आपका वित्तीय आपातकाल। अब याद करें, आपको शुरू मैंने बताया था कि राष्ट्रपति पहले तो इन आपातकालों की घोषणा कर देता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अनाउंसेस द इमरजेंसी, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। लेकिन घोषणा करने के बाद इसको संसद से पारित करवाना पड़ता है, और पारित होने के बाद ही ये लागू रहेगा। याद आ रहा है? पढ़े थे ना, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना, मतलब 1 महीने के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल को, 2 महीने में आपका राष्ट्रपति शासन, और 2 महीने में वित्तीय आपातकाल को। याद आया? तो ये जो पारित करवाया जाता है संसद से, उसमें कौन सा बहुमत चाहिए? समझ रहे? उसमें कौन सा बहुमत चाहिए? जब ये पारित करवाया जाता है तो उसमें कौन सा बहुमत चाहिए? तो ध्यान सुने, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल जो है वो साधारण बहुमत से होता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल विशेष बहुमत से होता है। समझ रहे? जो आपातकाल लगता है 3 प्रकार का, उसमें जो पहला और दूसरा और तीसरा है, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। 356, 360 किसके तहत, किससे पास होगा? सिंपल मेजॉरिटी। जबकि आपका 352 जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखो, तो ये आपातकाल हो गया। इसके बाद
याद रखें कि जहां पर भी संविधान में बहुमत को स्पष्ट नहीं किया गया है, मतलब जहां पर भी किसी भी कार्य के लिए कोई बहुमत नहीं बताया गया है, मेरी बात समझ रहे हैं? जहां पर भी कोई बहुमत नहीं बताया गया कि फलाना काम में कितना बहुमत लगेगा, सब जगह पर क्या लगता है? साधारण बहुमत। मेरी बात समझ रहे हैं? Every section where the constitution is silent about the majority will be taken as simple majority. जहां पर भी संविधान में नहीं बताया गया है कि कौन सा बहुमत लगेगा, तो वहां पर क्या लगेगा? आपका साधारण बहुमत। ठीक, अब देखें, अब आगे चलते हैं अपन स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। देखो, अब शुरू करते हैं अपन विशेष बहुमत के बारे में, स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा, विशेष बहुमत में हम बेसिकली 2/3 बहुमत को ही जानते हैं विशेष बहुमत में, है ना? 2/3। लेकिन अब आप ध्यान सुनो, आज जान लो पूरी चीजों को। विशेष बहुमत 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी होता है, टाइप 1। दूसरा आपका टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 2। तीसरा स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 3। और चौथा स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 4। ठीक, किसका है ये? सागर का है। इनका डाटा ऑन था तो तेरे में क्यों बज रहा बेटा? है जीपीएस ऑन करके रखेगा? अच्छा लो, ठीक ठीक ठीक, बाहर जाके लड़ना। ठीक, समझ में आया? तो ये आपका विशेष बहुमत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, 4 प्रकार के विशेष बहुमत होंगे। टाइप 1 आर्टिकल 61 में बताया गया है बेटा। टाइप 1 मेजोरिटी बेसिकली यूज्ड फॉर आर्टिकल 61। ठीक, टाइप 2 मेजोरिटी आर्टिकल 249, 249। ठीक, and type 3 majority and type 4 majority given in article 368। है? समझ पाए? इधर देखें, टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 61, टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249, टाइप 3 और टाइप 4 जो है आपका आर्टिकल 368। समझ में आया? और 168 किससे संबंधित है बेटा? बस सिंपल सी बात है, यानी संविधान संशोधन के मामले में या तो टाइप 3 लगेगा या टाइप 4 लगेगा। ठीक, अच्छा, आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब टाइप 1 मेजोरिटी जो है, स्पेशल मेजोरिटी, महाभियोग बस में यूज होगी। ठीक है, और आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 क्या है? विधायी शक्ति में आएगा
लेकिन आर्टिकल 249 क्या है? राज्यसभा का स्पेशल पावर है, राज्यसभा की विशेष शक्ति है। ठीक, राज्यसभा अगर चाहे तो किसी विषय को, मतलब जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय को लोक महत्व का घोषित कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आर्टिकल 249 इज स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा by which Rajya Sabha can declare any matter of state list as public importance. राज्यसभा की विशेष शक्ति है कि राज्यसभा किसी भी विषय को लोक महत्व का घोषित कर सकती है, जनता से जुड़ा घोषित कर सकती है। और जब राज्यसभा ऐसा करती है तो फिर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है। ठीक है? एंड देन पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लेजिस्लेशन ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। समझ बात? ये 249 है। तो 61 में स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, 249 में स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। अब वो क्या होता है पढ़ते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। टाइप 3 और टाइप 4 जो है आपका, वो संविधान संशोधन में लगेगा। समझ में आई मेरी बात? याद रखें कि राज्यसभा अगर इस तरीके से किसी कानून को लोक महत्व का घोषित कर देती है और उससे अगर कानून बन जाता है, ठीक है, अगर उससे कानून बन जाता है तो ऐसी परिस्थिति में यह कानून 1 साल तक लागू रहेगा। ये जो कानून बनाती है संसद, वो 1 साल तक लागू रहेगा और संसद चाहेगी तो इसे कार्यकाल को आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन शुरुआत में केवल 1 साल की लागू रहेगा। नहीं है समझ? ठीक, ये कानून जो होता है 1 साल की लागू होता है। देख रहे हो हम कितनी सारी चीजों को कवर कर रहे हैं एक साथ। ठीक, मिटाऊं क्या इसको लिखने के लिए? लोकसभा और राज्यसभा, मतलब स्पीकर वगैरह को हटाने के लिए प्रस्तावक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। 1 साल की वैलिडिटी के लिए बना सकते हैं, अगर संसद चाहेगी तो आगे बढ़ा सकती है, संसद बढ़ाएगी। हाँ, कानून 1 साल की रहेगा। देखो अब संविधान संशोधन विधेयक बेटा बता रहा हूं उसके बारे में। इधर देखो, चलो पहले ध्यान दो। अच्छा, टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? याद रखें, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, कुल सदस्य संख्या का 2/3। ये टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी है अंडर आर्टिकल 61। ठीक है ना? 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। और ये यूज होता है आपका राष्ट्रपति के महाभियोग में। याद आया? राष्ट्रपति के महाभियोग में अगर राष्ट्रपति को हम उसके पद से हटाना चाहते हैं तो वो लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर भी लाया जा सकता है, उसका संकल्प जो है हटाने का। और लोकसभा राज्यसभा से उसका पास होना जरूरी है, तभी वो हटेगा। और लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है राष्ट्रपति के महाभियोग में? तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। लोकसभा में 545 है तो 545 का 2/3। ठीक है? राज्यसभा में अगर 245 है तो 245 के 2/3 से पास होगा। आई प्रश्न। उसके बाद टाइप 2, ये तो आपका वही चीज है, राज्य सूची के विषय पर कानून अगर संसद बनाए, है ना, तो उसके लिए 249 को यूज कर सकती है, मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। अभी देखें अपन। ठीक, और 249 बेसिकली होता क्या है? याद रखें, 249 है आपका उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है ना? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। जितने लोग उपस्थित हैं या जितने लोग वोट दे रहे हैं उसके 2/3 से पास हो जाए। समझ में? आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368 में 2 प्रकार से संशोधन बताया गया है। एक होता है आपका
2/3 majority of present and voting supported by 50% member of total. टाइप 1 क्या देंगे? 2/3 majority of present and voting supported by 50% member of the total members. मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से पास होना चाहिए, जो कि कुल सदस्य संख्या के 50% से ज्यादा हो। समझ में आया? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जो कुल सदस्य से ज्यादा, मतलब एक स्पेशल मेजॉरिटी है जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए, ठीक, जो ज्यादा होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि 500 लोग हैं, 400 हैं मान लो लोकसभा में, एग्जांपल ले रहे हैं, 400 में 200 ही है और 200 ने वोट दिया, तो उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हुए? 200। 200 का 2/3 132 हो गया, ठीक। तो 200 के 2/3 यानी 132 से पास हो जाए, जो सपोर्टेड यानी जो किससे ज्यादा होना चाहिए? कुल के 50%। अब यहां पर कुल कितना लिया हमने? 400 लिया है। 400 का 50% कितना? 200 मिनिमम, इनसे सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन 2/3 कितना हो रहा है? 132 हो रहा है, जो 50% से ज्यादा है क्या, या बराबर है क्या? तो पास नहीं है। समझिए मेरी बात को। ऐसा ये आया, मेजॉरिटी समझ में आया? और ये मेजॉरिटी कहां कहां लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, ये मेजॉरिटी याद करो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। ये मेजॉरिटी लगेगी आपका सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ठीक है ना। उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक, जो कि किससे ज्यादा होना चाहिए? कुल के 50% या उससे ज्यादा हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। इसके बाद सीईसी और सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जी, अगर इनको पद से हटाना है तो पद से हटाने के लिए यही बहुमत लगेगा। और अगला आपका सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अगर इनको भी हटाना है तो इसी बहुमत की आवश्यकता होगी। समझ में आई मेरी बात? एक बात और समझो बेटा, केंद्र में जैसे यहां की बात करें अपन, है ना, इसके अलावा वो सारी चीजें जो भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित ना करें, संघीय ढांचे को प्रभावित ना करें, ठीक है, एंड एवरीथिंग विच नॉट अफेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत के संघीय ढांचे, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं, तो इससे नहीं होगा संशोधन। समझ में आई मेरी बात? केंद्र और राज्य की शक्तियों को जो बाधित करे वो इससे नहीं होगा। समझ में आया? मतलब संघीय ढांचा है ना हमारा, केंद्र और राज्य, इनके बीच के संबंध खराब होने लगे, ऐसी कोई चीज हो जाए जो इन दोनों के बीच के संबंधों को प्रभावित करे, राज्य को प्रभावित करे, केंद्र को प्रभावित करे, तो फिर वो इस संशोधन से नहीं होता, उसके लिए यहां चले। समझ में आई मेरी बात कि नहीं है? ठीक, याद हो रहा है? इसके बाद टाइप 4, टाइप 4 देखिए 368, ठीक है। अच्छा, टाइप 4 क्या है? देखो,
प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस रैटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेचर। 2/3 बहुमत से संसद से पास हो जाए, लोकसभा राज्यसभा से, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, और आधे से अधिक राज्यों से पास हो। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक? अरे यार समझ में। आर्टिकल 368 के अंतर्गत एक आपका संसद से 2/3 से पास हो, 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से भी पास होना जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो सब किससे होंगे? आपका टाइप 4 से। जैसे इसको अगर अपन देखें, मतलब वो सारे संविधान संशोधन जो हमारे देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को, है ना, जो जो हमारे संघीय ढांचे को प्रभावित करेंगे सब इसी से होंगे, टाइप 4। समझ में आया? संघीय ढांचे को प्रभावित करें, और संघीय ढांचे को प्रभावित करें मतलब केंद्र राज्य दोनों को प्रभावित करें। जैसे जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक, जैसे राष्ट्रपति के पद से संबंधित कोई भी प्रावधान, ठीक है ना, हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति या उनसे संबंधित पदों संबंधित कोई प्रावधान, वो तो ऑल इंडिया लेवल पर है। हाँ, ऑल इंडिया लेवल पर सारी चीजें, मतलब देखते जाना है, जो भी चीजें आएंगी वो सब आपका टाइप 4 से ही प्रभावित होंगे। याद रखें, धन से जुड़े विषय, मतलब ऐसा संविधान संशोधन जिसमें धन की बात की जा रही है, जैसे जीएसटी जो था, है ना, वो कर था ना, तो ऐसा संविधान संशोधन जो धन से जुड़ा हुआ है, उसमें भी अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो कैसे होगा? ऐसे ही। आया समझ में? नहीं बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के 2/3 से पास होगा। उस दिन 2/3 को आपको बताने के लिए मैंने ऐसा कहा था, पार्लियामेंट के 2/3 से पास होगा, लेकिन जो रेटिफिकेशन स्टेट्स होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। और सिंपल मेजोरिटी मतलब उपस्थित और मतदान देने वालों का। ठीक है, अपने आप में क्लियर है। 2/3 आपका पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 से पास हो, और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों से पास होना चाहिए। उसमें रेटिफिकेशन के लिए जो बहुमत लगेगा वो आपका 50% +1 हो, मतलब सिंपल मेजोरिटी। हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जजेस के पदों संबंधित अगर कोई भी चेंजेस करना है तो सब ऐसे ही होगा। ये बताओ, संविधान संशोधन या बहुमत का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में आया सारी चीजें? हाँ हाँ हाँ। दो तिहाई ये वाला, 2/3 और सपोर्टेड बाई 1/2 मेंबर, मतलब 50%। हाँ, हाँ? हाई कोर्ट के जजेस उस राज्य के भाई, लेकिन हाई कोर्ट संबंधित प्रावधान तो पूरे देश में लागू होगा ना। हाँ, अरे फिर बात कर ले। आया समझ में कि नहीं आया बताओ मेरे को? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेजोरिटी का, कहां पर क्या लगेगा, मोस्टली चीजें पता लग गई। आपातकाल देखे थे, आपातकाल जिसमें राष्ट्र 356 360 साधारण बहुमत से होता है, 352 विशेष बहुमत से होता है। विशेष बहुमत कौन सा? टाइप 3, ठीक है ना, टाइप 3 मतलब 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और आपका 50% से सपोर्ट होना चाहिए, वो राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल इस तरीके से बनेगा।
अच्छा, इसी में एक और चीज जोड़ लें, जैसे ये देखिए, राज्यसभा होती है केंद्र में, लोकसभा होती है, ठीक वैसी राज्यों में विधान परिषद होती है, लोकसभा जैसे विधानसभा होती है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में मैंने आपको बताया था कि इसमें 89 प्लस करके हम राज्यों का निकाल सकते हैं, तो 89 प्लस करेंगे तो 169 में आपका विधान परिषद है। लोकसभा जो है आपका 81 में, तो 189 प्लस करेंगे तो 170 में आपका विधानसभा है। राज्यों में विधानसभा मैंडेटरी है, हर राज्य में होगी, लेकिन विधान परिषद जो मैंडेटरी नहीं है, वो किसी राज्य में होगी, किसी राज्य में नहीं होगी। तो किस राज्य में होगी? किस राज्य में होगी? जो राज्य चाहेगा, ठीक है ना। मतलब विधान परिषद जो होती है वो राज्यों की सिफारिश पर, मतलब राज्य अपना सिफारिश करेगी और राज्य की सिफारिश पर उस राज्य में गठन संसद करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? विधान परिषद का। और याद रखें, विधान परिषद के गठन के लिए संसद में जो प्रस्ताव पारित होता है वो टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। समझ रहे हैं? टाइप 3 मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल मेंबर। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? विधान परिषद जो है, समझ में आया जी? विधान परिषद का गठन संसद करती है, ठीक है। द पार्लियामेंट इस्टेब्लिशेस द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब जो विधान परिषद होगी आपका, ठीक। और जो विधान परिषद है वो आर्टिकल 169 के तहत स्थापित होगा। कब? जब राज्य उसकी सिफारिश करते हैं और उसकी सिफारिश के आधार पर संसद स्थापित करती है, ठीक है। तो राज्य जब सिफारिश करेंगी, है ना, और संसद जब गठन करेगी तो गठन करने के लिए जो प्रस्ताव पारित होगा संसद से, तो टाइप 3 मेजोरिटी से पास, टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी से पास। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? हाँ, 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 राज्य से पूछ करके, राज्य के कहने पर ही। विधान परिषद राज्य का है तो राज्य जो कहेगी उसके आधार पर ही समाप्त होगा। अच्छा देखो तो थोड़ा सा, जैसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा पद प्रसाद पर्यंत है और कौन सा पद नहीं है प्रसाद पर्यंत। तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, पदों का प्रसाद पर्यंत होना। ठीक है, पदों का प्रसाद पर्यंत होना, ठीक है। पोस्ट विथ प्लेजर, ठीक है ना, पदों का प्रसाद पर्यंत होना, ठीक है। द पोस्ट विच आर अंडर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप एक चीज याद रखें कि वह पद, ठीक है, वह पद जिन्हें हटाने के लिए, वह पद जिनके धारकों को हटाने के लिए, ठीक, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती, वे सारे पद प्रसाद पर्यंत पद कहलाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? द पोस्ट which has no any special procedure of removal will be the post with pleasure, ठीक है ना। वे सब प्रसाद पर्यंत पद कहलाएंगे, मतलब उनको हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं। इसका मतलब यह है कि कुछ पद ऐसे होंगे जिनको हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, तो वो प्रसाद पर्यंत होंगे। इसका मतलब यह होगा कि उनको राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा डायरेक्ट हटाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, कोई पोस्ट की सिक्योरिटी नहीं होगी प्रसाद पर्यंत पद के पास में। और कुछ पद ऐसे होंगे
ठीक है ना। कुछ पद ऐसे होंगे जो प्रसाद पर्यंत नहीं होंगे। समझ रहे? मतलब यह है कि इनको हटाने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। इसी हटाने की प्रक्रिया को राष्ट्रपति के संदर्भ में महाभियोग, इंपीचमेंट और बाकी सभी पदों के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ पद ऐसे होंगे जिनको हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। दोज पोस्ट आर कंसीडर्ड एज पोस्ट विथ प्लेजर या प्रसाद पर्यंत पद कहते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ आर एम्पावर्ड टू रिमूव दोज पोस्ट होल्डर्स एट एनी ऑफ द टाइम। किसी भी समय उनको राष्ट्रपति और राज्यपाल हटा सकते हैं। दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिमूवल। इसी को डायरेक्ट हटाना भी कहते हैं, सीधे हटाया जाना। और जिन पदों को सीधे हटाया जा सकता है वो सब प्रसाद पर्यंत पद होते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट नहीं हटते वो क्या होंगे? आपका प्रसाद पर्यंत नहीं होंगे। उनको हटाने की कोई ना कोई प्रक्रिया होगी और हटाने की इस प्रक्रिया को कुछ के संदर्भ में केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में महाभियोग कहते हैं, जबकि बाकी सबके संदर्भ में विशेष प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखें, नंबर 1 राज्यपाल, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे थोड़ा सा क्लासिफाई कर देते हैं। अब प्रसाद पर्यंत किसके किसके हो सकते हैं? एक राष्ट्रपति के हो सकते हैं और एक राज्यपाल के। मतलब कुछ को राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है, कुछ को राज्यपाल डायरेक्ट हटा सकता है, ठीक है। तो याद रखें, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन होगा? नंबर 1 राज्यपाल, ठीक है ना। गवर्नर कभी भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, हटा सकता है ना। दूसरा, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, मतलब सारे मंत्री। प्रधानमंत्री भी प्रसाद पर्यंत पद होता है राष्ट्रपति का, मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा देगा। प्रधानमंत्री को पद से हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को हटा दे। एक कंडीशन है, तभी हटा सकता है, और वो कंडीशन ये है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो और प्रधानमंत्री त्यागपत्र ना दे रहा हो, है ना। संविधान के अनुसार अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र ना दे रहा हो तो फिर उसको पद से हटाने, प्रधानमंत्री त्यागपत्र ना दे रहा हो तो फिर उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। तो एक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, ठीक। इसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी का पद भी कैसा होगा? आपका प्रसाद पर्यंत होगा। आ रहा है समझ में? महान्यायवादी के बाद में आगे देखें आप तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, यस, दोनों। अभी मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग में, जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया है, ठीक। अभी आपको बताया 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। अभी पढ़े हैं, देखो। जबकि जो बच गए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसको राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर डायरेक्ट हटा सकता है। समझ रहे बात को? तो ये आपका इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। समझ में आया? ये आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है। इसके बाद राज्यपाल देखें तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्री परिषद को जब चाहे तब राज्यपाल हटा सकता है। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल, वैसे राज्य में एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। जब चाहे तब हटा सकता है। ये आपका प्रसाद पर्यंत पद होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सब प्रसाद पर्यंत पद है। लेकिन जो पद प्रसाद पर्यंत नहीं होंगे वो कौन कौन होंगे? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। नंबर 3
सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है कहां है, कहां होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग में तो एक ही तो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो उसको तो उसके लिए प्रक्रिया है ना, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग में विशेष प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, समझ में आया? इसके बाद आपका सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बाद यूपीएससी, पीएससी और जेपीएससी के चेयरपर्सन एंड मेंबर्स के अध्यक्ष और सदस्य, ठीक। इसके बाद से आपका सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, और आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, समझ रहे बात, राज्य निर्वाचन आयुक्त, सीईसी, एसईसी, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त देश के, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आपका राज्य के। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ये। इन सब को किससे हटाएंगे अपन? विशेष प्रक्रिया होगी इनके हटाने की। अब देखें, इन सब में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हटाने की जो विशेष प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं, ठीक। और बाकी सब जो है आपका स्पेशल प्रोसीजर से हटाए जाते हैं, ठीक है ना। सबके लिए स्पेशल प्रोसीजर होगा, ठीक है ना, सबके लिए स्पेशल प्रोसीजर होगा, विशेष प्रक्रिया से हटाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रसाद पर्यंत पद समझ में आए कौन कौन से होते हैं, ठीक। प्रसाद पर्यंत पद, और कौन से पद क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी, पीएससी, जेपीएससी के मेंबर और चेयरपर्सन, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये सब प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, इनको हटाने की प्रक्रिया है। अब एक बात समझे बेटा, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, इसको लोकसभा और राज्यसभा से कुल के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी, याद आ रहा है? उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है इसका राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी से, याद आया? जबकि लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए, तो ये हट जाएगा पद से। आ रहा है समझ में? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी, समझ में आया? टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 4 रेटिफिकेशन बाय स्टेट है बेटा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? कुल का उपस्थित मतदान करने वाले को 2/3, जो कि कुल के 50% + 1 से ज्यादा, और टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी। देखे ना अभी, सीएजी को भी वही चाहिए, और सीईसी, एसईसी भी ऐसे ही हटते हैं। बस याद रखें कि यूपीएससी, जेपीएससी, मतलब जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, और पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इसको हटाने की प्रक्रिया अलग होती है, ठीक है ना। यूपीएससी, पीएससी और जेपीएससी, इसके सदस्यों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो ऐसी है कि पहली बात, अगर आरोप लगता है यूपीएससी के, पीएससी के या जेपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर पर आरोप लगता है, ठीक, तो आरोप कौन कौन से लगते हैं? पहला, उसे न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया हो, ठीक है ना, डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। दूसरा, मानसिक विकृति या विकृचित, अनसाउंड माइंड। तीसरा, सवैतनिक रोजगार, ठीक है, दिवालिया हो, मानसिक विकृति हो, सवैतनिक रोजगार हो, ठीक है। चौथा, नैतिक अधमता
ठीक है ना। मोरल टर्पिट्यूड, ऐसा कोई कार्य करता है जो नैतिक रूप से सही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सारी चीजें होती हैं, आरोप लगते हैं, तो फिर राष्ट्रपति यूपीएससी और पीएससी और जेपीएससी के मेंबर्स को पद से हटाने की कार्यवाही शुरू कर सकता है। आरोप लगा तो प्रक्रिया क्या है, विशेष प्रक्रिया। तो प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच का आदेश दे देगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी। अगर इस जांच रिपोर्ट में पद से हटाने की अनुशंसा की गई है तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा देगा। यह है स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है ना। बहुमत की आवश्यकता इसमें नहीं होती, समझ में आया। बहुमत की आवश्यकता इसमें नहीं है। आया समझ में। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और पढ़ना है, नहीं पढ़ना। आज जो पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर घर जाकर के इसको एक दो बार अपनी नजरों से आप निकाल लोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे पार्ट्स को हमने एक साथ मिक्स किया है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। हमने चुनाव देख लिया, राजनीतिक दल देख लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देख लिया, उसकी संरचना को देख लिया, उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसको देख लिया, सब कुछ देख लिए। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से पद किस बहुमत से हटाए जाते हैं, कौन सी चीज कौन से बहुमत से होती है, कौन सा अरे ससुरे पागल हो गए क्या तुम लोग, हैं? क्या है, कौन सा हरकत है? तोपचंद बन गए तुम लोग, क्लास हो गया तो 5 मिनट धीरज नहीं है तुम्हें? तुम्हारे लिए समझा रहा हूं कि मेरे लिए समझा रहा हूं? बात करना जरूरी हो जाता है? सम्मान क्या है जी और अपमान क्या है? क्या होता है सम्मान? तुम्हारे सामने जब कोई तुम्हारा बड़ा खड़ा है, शांत रहना चाहिए ना। बात करना किस चीज का, क्या चीज क्या कर लिए, तीर मार दिए इतने देर में बात करके? तमाशा उतना ही करो जितना सहा जाए, समझ में आया। नौटंकी ससुरे। अगर लास्ट मोमेंट पर मैं इसी तरीके से टॉपिक उठा करके कंप्लीट करूंगा, एक बार मैं उठाऊंगा राज्यों का गठन, अगला जो भी क्लास लेंगे, राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सबको मिलाकर के एक बार में बताऊंगा। समझ रहे हो? आज जैसे हमने पद से हटाने की प्रक्रिया कौन प्रसाद पर्यंत होता है, क्या होता है, सब हमने देखा। अगली क्लास अगर कल रही मेरी तो मैं कल आप लोगों को राज्यों का गठन, आपको कुछ नहीं करना है संविधान में, जितना बता रहा हूं बस उतने को पढ़ करके जाना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। एक राज्यों का गठन, ठीक है, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, खत्म करेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तक 4, ठीक। उसके बाद एक दिन उठाएंगे कार्यपालिका, जितने भी कार्यपालिका के पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब मुख्यमंत्री, इनके बारे में एक दिन चर्चा करेंगे। इनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, वेतन कितना मिलता है, किसकी क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में समझ गए। और एक दिन पूरा विधायी प्रक्रिया पढ़ेंगे कि लोकसभा राज्यसभा एक्चुअली काम कैसे करती है, ठीक है ना। जो प्रस्ताव और जो विधेयक होता है उसको हमने देख लिया है, ठीक, समझ में आई मेरी बात। और एक दिन पूरे आयोग पढ़ लेंगे, चाहे वो आपका राजभाषा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, समझ रहे हैं, मानव अधिकार आयोग हो, ठीक, या सूचना आयोग हो, जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजों को कवर कर लेंगे। तो केवल इतने से ही आपका सारा चीज कवर हो जाए। पढ़े जो आज वो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का दायरा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। समझ में आया अच्छे से, फ्रूटफुल लगा? हाँ तो लो जाओ, अब जाकर जितना बात करना है बूढ़े रहो ससुरे।